Hello students, myself Sakar Suman. Today we will study the first chapter of history, the French Revolution, class 9th. In our chapter, we start the every lines and understand it properly. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in the state of alarm. कह रहा है कि मॉर्निंग का समय था, सुबह का समय था और डेट जो था 14 जुलाई 1789 का था। और इसी दिन, यह डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इस दिन आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था। तो कह रहा है कि पेरिस का वो शहर था जहाँ का कंडीशन जो था वो कैसा था, काफ़ी अलार्मिंग था, अलार्मिंग कंडीशन वहाँ पे था। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। जो राजा था वहाँ का, जो राजा था उसने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिए थे। कैसा ऑर्डर? मूव इनटू द सिटी, यानी शहर की तरफ जाने का, शहर में डिप्लॉय होने का, शहर में तैनात होने का। रूमर्स का अर्थ होता है अफवाह। स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। कह रहा है कि यह रूमर फैला था चारों तरफ कि वह जल्द ही ऑर्डर देगा अपने आर्मी को। और किस चीज़ के लिए? ओपन फायर के लिए, मतलब खुलेआम गोली चलाने के लिए। और किन के ऊपर? सिटीजन्स के ऊपर। इसके बाद कह रहा है कि सम 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. लगभग 7,000 मर्द और औरत इकट्ठा हुए। कहाँ पे? टाउन हॉल के सामने। टाउन हॉल जो कि फेमस जगह था उस समय, ठीक है, पेरिस के शहर का। टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए और वो डिसाइड किए, उन्होंने निर्णय लिया कि खुद का एक मिलिटिया जो वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है सोल्जर्स, ग्रुप, ठीक है। खुद का सोल्जर बनाने का उन्होंने निर्णय लिया। और कितने लोग थे? लगभग 7,000 मैन और वुमेन। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ पावर। कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ दिया। और किस चीज़ के सर्च के लिए? तो आर्म्स के सर्च के लिए। किस चीज़ के सर्च के लिए? तो सर्च ऑफ आर्म्स। फाइनली अ ग्रुप ऑफ several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortified regions, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. कह रहा है कि फाइनली अंततः एक ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपुल, लगभग सैकड़ों में संख्या में लोग मार्च किए, मूव किए। किधर? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, यानी शहर के ईस्टर्न पार्ट में। और वहाँ पे क्या था? फोर्टेस्ट प्रिजन्स, यानी वहाँ पे जेल भी था जहाँ पे कैदियों को रखा गया था। और उसको हम लोग, उस महल को हम लोग किस नाम से जानते थे? हैं द बेस्टाइल, द पैलेस ऑफ बेस्टाइल के नाम से जानते हैं। और कह रहे हैं कि उनको विश्वास था, जो लोग उधर मूव किए उनको यह विश्वास था कि वहाँ एमुनेशन मतलब गोला बारूद का खजाना है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे खजाना गोला बारूद का उनको मिल जाएंगे, ठीक है। इस उम्मीद में वो शहर के ईस्टर्न साइड में वो मूव किए। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द वेस्टाइल वाज किल्ड। कह रहा है कि वहाँ पे झड़प भी हुई जिसमें वो वेस्टाइल का जो कमांडर था, यानी जो राजा का जो आदमी था, राजा का जो कमांडर था, उसकी मौत हो गई, वो मारा गया। एंड द प्रिजनर्स रिलीज, और जेल के जो कैदी थे उनको फ्री कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। थॉट देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, यद्यपि वो लोग, उनकी संख्या कितनी थी? 7 ही थी। येट द वेस्टाइल वाज हेटेड बाई ऑल। कह रहा है कि वेस्टाइल का जो पैलेस था उससे हर कोई नफरत करता था, हर किसी के लिए वो नफरत का एक सिंबल था। वो क्यों था, मैं आगे आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में। बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिपोटिक पावर ऑफ द किंग। और यह कारण यह था कि वह एक राजा के एक सिंबल के रूप में, एक पावर के सिंबल के रूप में खड़ा था, ठीक है। The fortress was demolished and its stone fragment was sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. कह रहा है कि जो किला था उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और उसके फ्रैगमेंट, स्टोन फ्रैगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को मार्केट में बेचा गया। और जो लोग इसको रखना चाहते थे एक सिंबल के रूप में, डिस्ट्रक्शन के सिंबल के रूप में, वो इसे रख सकते थे। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. कह रहा है कि वह जो दिन थे, जैसे यह जो विद्रोह का जो प्रोटेस्ट का जो माहौल था पेरिस में,
वो अब कहाँ पे एक राइट का एक मतलब बड़े से राइट का विवाद का वो क्या पैलेस प्लेस बन गया। और नॉट इन पेरिस, ऑल्सो इन कंट्री साइड, केवल पेरिस में ही नहीं बल्कि ये कंट्री साइड मतलब देहाती एरिया जो था उस समय फ्रांस का, वहाँ तक ये विद्रोह प्रोटेस्ट जो था वो फैल गया। फिर कह रहा है कि मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। कह रहा है कि अधिकतर जो लोग थे उस समय जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो किस लिए कर रहे थे? हाई प्राइसिंग ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड यानी जो उस समय भोजन जो फूड का जो प्राइस था वो रेज किया हुआ था, ठीक है, महंगाई जो रेज की हुई थी उसके अगेंस्ट में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। मच लेटर when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to executions of kings in the France। कह रहा है कि जो हिस्टोरियंस जो इतिहासकार इसको समझते हैं जानते हैं, उन्होंने इसमें इस राइट में उन्होंने क्या देखा, उसमें उनको वहाँ का जो राजा था लुइस 14 उसके विनाश का उसके एक्सक्यूशन को उन्होंने देखा। थॉट मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। कह रहा है कि हालांकि बहुत सारे लोग जो थे इस आउटकम के बारे में सोचे नहीं थे कि ऐसा हो भी सकता था। कह रहे कि हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, कैसे और क्यों यह घटना हुई, ठीक है, जो यह विद्रोह जो प्रोटेस्ट हो रहा था फ्रांस में यह क्यों हुई, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। कह रहा है कि फ्रेंच पहले वहाँ की सोसाइटी के बारे में जानते हैं कि लेट 18 सेंचुरी के दौरान वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, उस समय समाज की स्ट्रक्चर क्या था वहाँ का, ठीक है, जो वहाँ की सोसाइटी थी वो कैसे, उनका डिवीजन कैसे किया गया था, उनके साथ किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन था, कैसा भेदभाव था, इसको भी हम इस सेक्शन में समझेंगे। इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली, पहले बात इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे बुक में क्योंकि ये हमेशा आपको पूछा जाएगा, ठीक है। साथ में कह रहा है कि ऑफ किंग असेंडेड द थ्रोन्स ऑफ फ्रांस। कह रहा है कि 1774 में लुइस 16 जो था बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, वो गद्दी पे बैठा। ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड। कह रहा है कि उसकी एज उस समय क्या थी? 20 ईयर्स, यानी वो 20 साल का था। एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिटी। कह रहा है कि उसकी शादी किसके साथ हुई थी? ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस जो राजकुमारी थी मैरी एंटोनिटी, उसके साथ उसकी शादी हुई थी। अपॉन दिस एसेसन द न्यू किंग फाउंड एन इम्पिटी ट्रीजर। कह रहा है कि जब वो गद्दी पे बैठा, अपॉन दिस एसेसन द न्यू किंग फाउंड एन इम्पिटी ट्रीजर, मतलब जब वो गद्दी पे बैठा उस समय उसको एहसास हुआ कि जो उसमें ट्रीजर जो है, जो खजाना है, जो राजशाही जो खजाना है वो बिल्कुल खाली है। और क्यों खाली है ये भी हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन द फिनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। कह रहा है कि लंबे समय तक चले जो लड़ाई जो चली उसमें क्या हुआ था कि फ्रांस का जो टोटल रिसोर्सेज था वो ड्रेन हो गया था, लगभग खत्म हो गया था, या इस तरह से कह सकते हैं कि जो ट्रीजर जो था वो बिल्कुल खाली हो गया था। एडेड दिस वाज द कॉस्ट मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल। कह रहा है कि साथ में इसमें एक चीज़ और था कि जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग यानी मेंटेन करने का जो कॉस्ट था, और किस चीज़ के लिए? एक्स्ट्रावेजेंट विशाल कोर्ट का, और कहाँ पे? पैलेस ऑफ वर्साइल, यानी वर्साइल का जो पैलेस की जो मेंटेनेंस की जो खर्च थी वो भी साथ में थी। और यही कारण भी था कि शायद जो राजशाही ट्रेजर था वो खाली हो गया था। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। कह रहा है कि लुइस 16 के राजा बनने के साथ ही लुइस 16 ने सहायता की थी किसको? फ्रांस हेल्प्ड अमेरिकन कॉलोनीज, यानी अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प की थी। और किससे मुक्ति के लिए? तो किससे आज़ादी के लिए? तो कॉमन इनेमीज ब्रिटेन, ब्रिटेन से आज़ादी के लिए। यानी कभी ना कभी अमेरिका भी क्या था, कभी ना कभी नहीं कह सकते, उस समय अमेरिका भी क्या था? ब्रिटेन का एक कॉलोनी था। और ब्रिटेन से मुक्ति के लिए ही फ्रांस ने
लुइस 16 के समय में अमेरिका की सहायता की थी। द वार एडेड more than $1 billion liberals to a debt that had already risen to more than 2 billion liberals। कह रहा है कि जो वार हुआ, जो लड़ाई हुई, उसमें लगभग बिलियंस लिबरल्स टू अ डेप्ट दैट हैड ऑलरेडी रीजन टू मोर देन 2 बिलियंस लिबरल्स। कह रहा है कि जो कर्ज था वो बढ़कर कितना हो गया, 1 मिलियन से बढ़कर के, लिबरल्स से बढ़कर के, लिबरल्स वहाँ की करेंसी है, उससे बढ़कर के कितना हो गया, लगभग 2 बिलियंस लिबरल्स तक पहुंच गया। लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। और कह रहे हैं कि जो लैंडर थे, मतलब जिन्होंने कर्ज दिए थे, राजशाही को जो कर्ज दिए थे, राजा को जो कर्ज दिए थे, उन्होंने अपने दिए हुए कर्ज पे लगभग कितना परसेंट इंटरेस्ट को उन्होंने लेना शुरू कर दिया, 10% इंटरेस्ट उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया। So the French was obliged to spend an increasing percent of its budget on interest payment alone। कह रहा है कि यही कारण था कि फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी वो पूरे खर्च अपने राज्य के अपने जो भी इनकम थे उनका पूरा खर्च उस परसेंट इनकम जो था, जो कि इंटरेस्ट जो था जिस पे जो लैंडर के द्वारा लिया जा रहा था, उसको चुकाने में ही वो खर्च कर देती थी। To meet its regular expenses such as the cost of maintaining army, the court, running government offices or university, the state was forced to increase taxes। और इसके साथ में किसी भी कंट्री के और भी खर्च होते हैं, जैसे वहाँ पे अगर आर्मी आप रख रहे हो तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी खर्च होते हैं, कोर्ट को मेंटेन करने का खर्च होते हैं, या गवर्नमेंट चलाने के लिए भी खर्च लगते हैं आपको। तो कह रहा है कि वहाँ भी क्या था, आर्मी को मेंटेन करने का खर्च, कोर्ट रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज, साथ में कह रहा है कि यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए जो खर्च थे, कह रहा है स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेज। और ऐसे खर्च को मेंटेन करने के लिए अब क्या था, स्टेट मजबूर थे किस चीज़ के लिए, इंक्रीजिंग टैक्सेज, यानी टैक्स को बढ़ाने के लिए। एट इवन दिस मेजर्स वुड नॉट हैव सफिशिएंट। कह रहा है कि यद्यपि यह जो कदम उठाए गए थे वो काफ़ी नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इन 3 स्टेट्स। ये हमेशा पूछे जाते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने बुक में, ठीक है। कह रहा है कि उस समय की जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी लगभग कितने स्टेट्स में, 3 स्टेट्स में। एंड ओनली मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट पेड टैक्सेज। और केवल जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे उन्हीं को टैक्स पे करना होता था, ठीक है। बाकी फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट के जो मेंबर थे उनको नहीं करना होता था। यहाँ आप देख सकते हो, इस चीज़ को समझ सकते हो, आपके राइट्स में ये बॉक्स दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेट में जो थे क्लर्जी वहाँ के रखे गए थे, जो पादरी होते हैं चर्च के, या आप जो कहते हैं कि जो ऊंचे पैसे वाले जो लोग होते हैं उनको रखे जाते हैं। सेकंड नोबिलिटी को रख सकते हैं, जिसमें आप रख सकते हो जो वहाँ के रिच पीपुल थे, मर्चेंट थे, उनको रख सकते हो। थर्ड में देख सकते हो बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर, ईटीसी। पीजेंट भी इनमें शामिल है। आर्टिसन है मतलब छोटे मोटे जो कारीगर थे उनको शामिल किया गया था। स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट, ये सभी किस में थे, ये जो थे ये थर्ड स्टेट में थे, ठीक है। और सेकेंड स्टेट में कौन थे, नोबिलिटी थे। और इन्हीं दोनों को टैक्सेस पे करना होता था। जो क्लर्जी जो लोग थे, फर्स्ट स्टेट के जो लोग थे, उनको टैक्स पे नहीं करना होता था। फिर कह रहा है कि द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एज। कह रहे हैं कि वहाँ की जो सोसाइटी थी वो फ्यूडल सिस्टम पे बेस्ड थी, यानी वहाँ पे भी क्या था, कह सकते हो कि जमींदारी सिस्टम कह सकते हो, उस पर बेस्ड थी। द टर्म ओल्ड रिजीम इज, इसको आप इस टर्म को ओल्ड रिजीम को भी अंडरलाइन कर लेंगे। The term old regime is usually used to describe the society and institution of France between 1789। कह रहा है कि ओल्ड रिजीम जो टर्म को यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है, डिस्क्राइब करने के लिए, किस चीज़ का वर्णन करने के लिए, तो सोसाइटी, वहाँ के समाज और इंस्टीट्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। ये हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा।
अब कह रहे हैं कि पिक्चर 2 शो हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज। जब अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, जो फिगर जो 2 दिया गया है, इस सोसाइटी के डिवीजन को दिखाया गया इसमें, कि वहाँ की सोसाइटी जो थी उसका डिवीजन किस बेस पे हुआ था, कैसे हुआ था। अभी मैंने उसके बारे में बताया आपको। आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि पीजेंट मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। कह रहे हैं कि फ्रांस में जो टोटल पॉपुलेशन था उसमें 90% जो पॉपुलेशन था वो किनका था, पीजेंट्स का था, किसानों का था। फिर कह रहे हैं कि हाउ एवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम आउंड द लैंड दे कल्टिवेटेड। कह रहा है कि इसमें भी ऐसे लोगों की संख्या, ऐसे किसानों की संख्या काफ़ी कम थी जिनके पास अपनी ज़मीन थी और जिस पे वो खेती करते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज आउंड बाई नोबल्स। लगभग वहाँ की जो 60% लैंड्स थी वो किनके पास थी, तो कह रहा है कि नोबल्स के पास थी, वहाँ के जो अमीर रिच सेक्शन था उनके पास थी। कह रहा है कि द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, और साथ में नोबल्स के साथ साथ चर्च जो वहाँ की थी, जिस क्लर्जी अभी हमने बताया आपको, और जो अदर रिच मेंबर थे उनके पास टोटल लैंड का 60% था। अब देखेंगे द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट दैट इज द क्लर्जी एंड नोबिलिटी इंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेज बाय बर्थ। कह रहा है कि वहाँ के जो मेंबर्स थे, सोसाइटी के जो मेंबर्स थे, फर्स्ट और सेकंड डिवीजन के हमने देखा, जो एक में तो फर्स्ट पे तो आपने देखा क्लर्जी को, सेकंड में नोबिलिटी को, तो इनको कुछ अलग तरह की सुविधाएं, प्रिविलेज का अर्थ होता है कुछ अलग तरह की सुविधाएं इनको मिली हुई थी, और बाय बर्थ वो कुछ अलग तरह की सुविधाएं, कुछ अलग सुविधाएं उनको दी गई थी जन्म से ही। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस वाज एक्सेप्शन फ्रॉम पेइंग टैक्सेज टू द स्टेट। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें था, जो सुविधाओं में सबसे इम्पोर्टेंट था, वो क्या था, पेइंग टैक्सेज टू द स्टेट, यानी स्टेट को वो टैक्स नहीं पे कर सकते थे, नहीं देते थे, स्टेट उनसे टैक्स को नहीं लेता था। ये सुविधा उनको बाय बर्थ मिली हुई थी। अब कह रहे हैं कि द नोबल्स फर्दर इंजॉय फ्यूडल प्रिविलेजेज। कह रहे हैं कि जो नोबल्स थे साथ में फ्यूडल प्रिविलेजेज को भी इंजॉय कर रहे थे। इसके अलावा फिर कह रहे हैं कि दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सक्रेटेड फ्रॉम द पीजेंट्स। कह रहा है कि इसके साथ साथ जो कल्टिवेशन में जो ड्यूज था वो भी किसानों के से लिया जाता था, किनके द्वारा, नोबल्स के द्वारा। ये सुविधा भी उनको बाय बर्थ मिली हुई थी। पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड। और इसके अलावा पीजेंट्स जो थे, किसान जो थे, नोबल्स के खेतों में काम करने के अलावा भी उनसे काम लिया जाता था। कैसा काम, टू वर्क इन द हाउस एंड फील्ड, साथ घरों में काम और साथ में फील्ड जो खेत थे उनमें भी काम लिया जाता था। वो भी कैसे, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स। साथ में जो आर्मीज थी उनमें भी इनसे काम लिया जाता था, और साथ में पार्टिसिपेटेड इन द बिल्डिंग रोड्स, जब रोड बनवाने, जो रोड के कंस्ट्रक्शन में भी इन मजदूरों से काम लिया जाता था। ठीक है, अब देखेंगे आगे, ये सेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। कह रहे हैं कि द चर्च टू एक्सकेटेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेज कॉल्ड टीथीस। कह रहे हैं कि चर्च जो अपने शेयर्स को लेता था, टैक्सेस जो लेता था लोगों से, पीजेंट से, जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनसे, उनको टीथीस बोलते हैं। ये हमेशा पूछा जाता है, ये आप देख लीजिएगा, फ्रॉम द पीजेंट्स, यानी किसानों से लिया जाता था। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेज टू द स्टेट। और अंततः जो थर्ड स्टेट के जितने भी लोग थे, जितने भी लोग शामिल थे, आपने देखा फिगर 2 में, उन सभी को टैक्स पे करने होते थे, किनको, स्टेट को। दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स, इनमें एक डायरेक्ट टैक्स को भी इंक्लूड किया गया है, कॉल्ड टैली, और उसको हम लोग टैली के नाम से जानते हैं। ये हमेशा 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज विच वर लेवाइड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक साल्ट और टोबैको। इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्सेस को उन पे रखा गया था, लादा गया था, लिया जाता था, वसूला जाता था। और किन चीज़ों पे, तो एवरीडे कंजप्शन, एवरीडे जो हम यूज करते हैं, जो गुड्स को यूज करते हैं, उन पे लिया जाता था, जैसे साल्ट और टोबैको। द बर्डन ऑफ फिनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेज वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। कह रहा है कि जो बर्डन था, जो बोझ था, जो टैक्सेज का, ठीक है, फिनेंशियल एक्टिविटीज में जो टैक्सेस का जो बोझ था
वो किनके ऊपर था? अकेले थर्ड स्टेट के ऊपर ही था, यानी थर्ड स्टेट से ही इस सभी टैक्सेज को लिया जाता था। चलिए यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है उसको कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।